दोस्तों, आज के क्लास में देखते हैं अध्याय 5 भारतीय अर्थव्यवस्था। देखते हैं, पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एक दृश्य में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होती है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भूभाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52% भूभाग है जो कृषि में लगा हुआ है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक कुपोषण वहाँ पे है। यानी अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूल हक की देन है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है $, के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2021 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था से समझते हैं आयात और निर्यात दोनों की बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ओडिशा राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा
एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता है जो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक बनाया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलन किया था? तो 37.2% आकलन किया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलन किया था? तो 37.2% आकलन किया था। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अब देखते हैं दूसरा में है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादन किया था? तो गोविंद रानाडे ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो गोविंद रानाडे ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और कितने रुपए रखे थे? तो 20 रुपये मात्र रखे थे। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब प्रश्न देखते हैं, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति आय।
किसी भी देश का आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद है जो सबसे उपयुक्त है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। वर्ष 2001 या 2 वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रखी गई थी 5.6%। 2001 और 2 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर रखी गई थी 5.4%। 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो 4.4%। 2000 से 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी 4.4%। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? तो 1996-97 में थी। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? तो 1996-97 में थी। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब देखते हैं मुद्रा और बैंकिंग। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाती है विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। वह अवस्था जिसे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है ऋणी। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है ऋणी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति पर उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुआ तो इससे कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है कहलाती है मुद्रास्फीति। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो लेनदार को। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1806 में।
भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी और सराफा से संबंधित है। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सोना चांदी और सराफा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व आरबीआई बैंक है केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व आरबीआई बैंक है केंद्रीय बैंक। भारत में सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस द्वारा दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रखना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रखना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो यूके में यानी ब्रिटेन में। किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो यूके यानी ब्रिटेन में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में नई निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो 200 करोड़ रुपए।
भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में एलआईसी का स्थापना किया गया था। एलआईसी का स्थापना 1956 में किया गया था। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 30 अप्रैल 1992 को। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है? तो 24 है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो 24 है। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है? तो एसबीआई बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावी होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण भरते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिकर्म। सरकार अर्थोपाय ऋण पे एंड मीन्स एडवांस लेती है आरबीआई से। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुपंसंगी के रूप में स्थापित हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX SX क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। MCX SX
क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वह कौन सा बैंक है जिसने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपए का उन्मूलन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारत में रुपए का उन्मूलन पहली बार कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 से प्रारंभ की गई थी। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 से प्रारंभ की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव होगा वृद्धि हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर वृद्धि हो जाती है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य? तो यह असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो 1982 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो 1982 में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। स्टैग्फ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। स्टैग्फ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रदेश बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का है। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए अमेरिका का यह है। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं का स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा धन राशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल। जब भारतीय रिजर्व बैंक
नकदी रिजर्व बैंक अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है तो प्लास्टिक मनी, यानी प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी। भारत में कृषि और संवर्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक का। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्य बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहलाते हैं? तो स्टैग्फ्लेशन कहलाते हैं। दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाती है? तो ऐसा मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने की फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर के। किस वित्तीय वर्ष PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो 1 लाख रुपए। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो 1 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो 3 महीनों के लिए। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? तो 3 महीनों के लिए वैध रहता है। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर है। टीजर ऋण क्या है? तो बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस चाहता है तो बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो नोट परिवर्ध करना और वापस नहीं लौटाना। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? तो किसी कंपनी को देय राशियां जिनका भुगतान नहीं होने वाला है। अशुद्ध ऋण क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। RTGS लेने देने के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपए में क्या है? तो निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर। रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंक को जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है SLR। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? तो MICR कोड कहलाती है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
लिखित जो एक प्रविष्टि अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल प्राप्त करता है क्या कहलाता है? बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक, बैंक होता है लेनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पार चेक आरहित करने वाली ग्राहक को अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से धन का परिवर्तन। धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? वो उसे कहते हैं CIBIL सिविल। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है उसे सिविल कहते हैं। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI के अक्षर F क्या दर्शाता है? तो फॉरेन दर्शाता है। FDI में F दर्शाता है फॉरेन को। प्रश्न है, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है? तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई थी। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। भारत का दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए कहता है सभी व्यापारिक मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं, और कथन आर कहता है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी चाहिए। उपयुक्त दोनों वाक्यांशों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो सावधि जमाएं।
निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली है। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो शेयर बाजार से जुड़े हैं। बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो शेयर बाजार से जुड़े हैं। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सुविधाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग रचना सुधारों से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग रचना सुधारों से। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो ऐसे उधारकर्ता जिसकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया है? संगम का आरंभ हाल ही में किया है। पद बैंकेश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उपलब्ध शामिल हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो जुलाई 1969 में, और दूसरी बार किया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन के आशय है सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है सिक्योरिटी में व्यापार करना। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी है? तो सेबी को। भारत सरकार ने नियामक सौंपी है शक्ति सेबी को। इरडा नियमन करती है बीमा कंपनियों का। इरडा नियमन किसका करती है? तो बीमा कंपनियों का। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों को दी जाने वाली ऋणों पर ली जाती है। बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों को दी जाने वाली ऋणों पर ली जाती है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव के।
भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ है रुपये का मूल्य कम हुआ है। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसकी विपरीत उसे क्या करते हैं तो विनिमय दर। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करती है। बैंकिंग लोकपाल क्या करती है तो ग्राहकों के शिकायतों का प्रावधान करती है। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिस्सा रखता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको कहां पर संपर्क करना चाहिए तो ऐसे गतिविधियों के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा पर। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं तो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेकों में ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी की जाने की तिथि से कितने माह तक है तो 3 महीने तक। किस कार्ड से बैंकों को उच्च ऋण जोखिम है तो क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है मिलीलैंड कोड्स। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है मिलीलैंड कोड्स। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं 30। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है तो मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। आरक्षित निधि अनुपात CRR और संवैधानिक चल निधि अनुपात SLR इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग बाजार से है तो बैंकिंग उद्योग से। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और दूसरी बार 1980 में। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषताएं छात्रों की सहायता के लिए तैयार की गई है तो शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है तो नरसिम्हन समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा की जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है तो ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है तो ग्रामीण बैंक से। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उसे विदेशी मुद्रा कहा जाता है अधिकृत डॉलर। अब देखते हैं चौथा टॉपिक है राजस्व। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है तो हर बार बिल्कुल नए सिरे की बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की।
भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो 1987-88 के। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रखा है ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडभेद का संबंध है उत्पादन शुल्क से। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटा का योग और सरकार का ब्याज ऋण का दायित्व। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1957 में। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा था? तो ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया गया था? तो फरवरी महीने में। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया गया था? तो फरवरी महीने में। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होती है तो वह प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्सरसाइज ड्यूटी से। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के। भारत जैसे अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने की कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है कर आय। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना। भारत सरकार के बजट में कुल घाटों में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटे का। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? तो व्यक्ति जिसने 80 वर्ष और अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तो तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो सीमा शुल्क। 2001 से 2022 बजट के अनुसार सार्वजनिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधान किया गया है ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? तो मार्ग कर यानी टोल टैक्स है जो भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के सबसे बड़ी मद होती है ब्याज की अदायगी। केंद्र सरकार के बजट में चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद होता है ब्याज भुगतान। अब देखते हैं भारत में नियोजन। भारत में योजना के संबंध सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता
उन्मूलन। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो 1950 में। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट स्वरूप का अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1951 में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन और विकास विभाग कब खोला था? तो 1944 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तब पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना के आच्छादित कुल वर्षों की संख्या थी 6। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना के में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या थी 6। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था 1966 से के सूखे के पश्चात। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे मानी जाती है? तो तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो केसी नियोगी बने थे। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया? तो चतुर्थ योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गॉडगिल योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं योजना के अंतर्गत। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होते हैं योजना आयोग के सचिव। योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार के इच्छा के अनुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1985 से 90।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ में। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना की दी गई थी? तो 10वीं योजना पर। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर YV रेड्डी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं NK सिंह। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग है एक मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्त आयोग मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था? वह तिथि थी 6 अगस्त 1952। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। 13वें वित्त आयोग के संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्र करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? तो 32%। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी थी? तो 7,98 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह तिथि था 6 अगस्त 1992। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1992 को। भारत में योजना आयोग है एक सलाहकार संस्था। भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस विकास दर को चुना था? तो 5.6 विकास दर को चुना था। निम्न अवधियों में से कौन एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर लक्षित था 4%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई थी ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1975 में। भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर को निर्धारित की गई थी 6.5%।
योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 8वीं योजना में। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 के दौरान। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल की ही चलाई गई थी, जो 74 से 78 तक चली थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी संचार में। अब देखते हैं भारतीय पंचवर्षीय योजना एक दृश्य में। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 56 तक। अब विकास का लक्ष्य रखा गया था 2.1% और वास्तविक औसत में 3.6% प्राप्त हुआ था। अब प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। विकास का लक्ष्य 3.5 रखा गया था और प्राप्त हुआ था 4.21। अब भारी उद्योग और खनिज के महत्व दिया गया था, हैराडोमर मॉडल पर आधारित है। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी और कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था। पीसी महालनोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय 1969 से 74 तक चली थी। समाजवादी समाज की स्थापना पर प्राथमिकता दी गई थी। सुखमती चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैंडी ने इसको तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना को सुखमणि चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर सैंडी ने तैयार किया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी, जो आर्थिक स्थायित्व को प्राथमिकता दिया गया था। अशोक रुद्र और एन.एस. सैनी ने तैयार किया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1880 से 50 छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी और गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर प्राथमिकता दी गई थी। निवेश मॉडल था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली थी और समग्र रूप से उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार के अवसर, तकनीकी विकास करना ग्रोथ मॉडल पर आधारित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। प्रणब मुखर्जी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी, जो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर बल दिया था। जॉन डब्ल्यू मिलर ने इसे तैयार किया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना को जॉन डब्ल्यू मिलर ने तैयार किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। विकास का लक्ष्य 8 रखा गया था, बाद में 7 किया गया था। प्राप्त हुआ था 7.7। गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति करना इसका लक्ष्य था। योजना आयोग मॉडल था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी और तीव्रतम और समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। योजना आयोग मॉडल था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली थी और प्रोफेसर सी रंगराजन ने इस मॉडल को तैयार किए थे। अब देखते हैं छठा है टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1996 में इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी 1996 में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व में कुल निर्यात व्यापार का 2% होता है। भारत में अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? तो रत्न और आभूषण से। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष है। करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो WTO के द्वारा। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषण का निर्माण किस देश से होता है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से।
समुदाय संगठन के अनुसार भारत में निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो इंग्लैंड को। भारतीय चमड़ों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो इंग्लैंड देश को। हाल ही में वर्षों में भारत का आयात में सबसे बड़े मद है पूंजीगत वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता डेटा किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? तो द्विपक्षीय व्यापार को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दहेज में। एलएनजी के आयात के लिए भारत ने पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? दहेज में। भारत में आयात और अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाले एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है प्रादेशिक व्यापार। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह कहलाती है प्रादेशिक व्यापार। किसके निर्यात से भारत का निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो रत्नवे आभूषण के। भारत के निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है हीरे जवाहरात और आभूषण का। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति की घोषणा की गई थी अप्रैल 2000 में। आयात निर्यात एक्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो 1982 में। और नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में ही की गई थी। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेड वैचर्स। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित की गई है? तो सूरत में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो नोएडा में। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ईसीजीसी करता है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ईसीजीसी। भारत के किस नकदी फसल के निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा का आय प्राप्त होता है? तो चाय से। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। गेट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रतिबंध अधिनियम प्रभावी हुआ था? तो 2003। फेमा प्रभावित हुआ था 2003 में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2003 में। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। भारत में फेरा का स्थान ले लिया है फेमा ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? तो अवरक की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय व्यापार। अब देखते हैं समितियां। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो कृषि विपणन से। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध है कृषि विपणन से। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघे के विकास से। जानकी रमन समिति
का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से। रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपना सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंध में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से है। सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है। सुंदरराजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सरकारी समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से। भूतलिंगम समिति संबंधित है वैट से। उर्जित पटेल का संबंध है मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। चलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? तो प्रत्यक्ष कर के लिए। केलकर स्टॉक फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो करों से। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्संरचना के। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? तो भुगतान संतुलन घाटा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र में। हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। ताड़ापोड़ समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है? तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो शेयरों से। रंगराजन समिति के रिपोर्ट की विषय वस्तु थी भुगतान संतुलन के घाटों का नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई थी समिति थी चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वामीनाथन समिति का। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो बैद्यनाथ समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति या गोस्वामी समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है तिवारी समिति या गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। चलैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्न में से किससे संबंधित कार्य किया था? तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किन एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? तो अब संरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक क्षेत्र के सुधार से। अब देखते हैं 8वां में है विविध। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो स्वच्छता सेवा निवृत्ति से। किन 4 देशों ने एशियाई टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? तो 1000 से अधिक हो। भारत के शहरों की
गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मध्याह्न भोजन योजना। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान। ग्रामीण स्कूल उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किस राज्य द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्षों से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 से बढ़ाकर कितना दर कर दी गई है? तो 500। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था? तो राजस्थान में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। मॉडरेट का संबंध है मूल्य वर्धित कर से। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों के पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई थी? तो 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई थी? तो 1948 में। एक मार्क है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मुहर।